हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पेक्टेकुलर वन। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 3 एपिसोड 3, तो जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो बचा हुआ पार्ट है, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। आज के सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ डिस्कस करेंगे आपके साथ। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एपिसोड 3। सो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि हम आज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। यानी कि हम एक सॉल्यूशन लेते हैं और उस सॉल्यूशन में एक एलिमेंट क्या करेगा, दूसरे सॉल्यूशन के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि वहां से हटा देगा और उसका स्थान वह ले लेगा। ओके, तो इसको हम एक फिगर के थ्रू समझेंगे। उसको समझने से पहले हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं, केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने Fe लिया हुआ है और Fe को CuSO4 के सॉल्यूशन में डालते हैं। जैसे हम Fe को CuSO4 के सॉल्यूशन में डालेंगे तो जो FeSO4 बनेगा हमारा प्रोडक्ट, यानी कि CuSO4 का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कॉपर जो है वह आयरन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा और कॉपर वहां से प्रेसिपिटेट के रूप में रिमूव हो जाएगा, यानी कि डिस्प्लेस हो जाएगा और हमारा फेरस सल्फेट FeSO4 बन जाएगा सॉल्यूशन। और यह सॉल्यूशन जो होता है वह कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, लेकिन जैसे ही हम आयरन को उसमें डुबोएंगे तो थोड़ी देर बाद हम यह देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का था वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। ओके, और कॉपर वहां से रिमूव हो जाता है, उस कॉपर का जगह आयरन ले लेता है। यहां से फिगर में आप अगर देखें तो यहां पर हमने टेस्ट ट्यूब ली हुई है, इस टेस्ट ट्यूब को हमने टेस्ट ट्यूब स्टैंड से जोड़ दिया है। ओके, और इसमें क्या किया हुआ कि थ्रेड के थ्रू हमने एक जो आयरन नेल्स हैं उसको हम कॉपर सॉल्यूशन में डाल देते हैं, जो कि हमने इस टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है। अब थोड़ी देर बाद इसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसका कलर ब्लू से ग्रीन हो जाता है और जो नेल्स होते हैं वह नेल्स हमारा ब्राउनिश कलर का हो जाता है। ओके, इसका मतलब यह है कि जो कॉपर है वह प्रेसिपिटेट के रूप में हमारे जो आयरन का नेल्स है उस पर डिपॉजिट हो जाता है और फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है, जो कि ग्रीन कलर उस सॉल्यूशन का रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो फ्रेंड्स, कुछ और सॉल्यूशन लेते हैं और रिएक्शंस हम देखते हैं, जो कि जिंक होता है। जिंक को अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हम करा देते हैं तो यहां भी सेम वही प्रोसेस होता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कॉपर है वह जिंक के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा और जिंक सल्फेट यहां से बना लेगा और कॉपर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ओके, तो ये आई होप कि यह इक्वेशन आपको समझ में आ रहा होगा। यहां से ये जो जिंक है वो क्या करेगा, इस पर आएगा, अटैक करेगा, रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ और कॉपर को यहां से रिप्लेस करके जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर प्रेसिपिटेट के रूप में निकल जाएगा। ओके, सो आई होप कि यह इक्वेशन समझ में आएगा किस तरीके से बनता है। सो फ्रेंड्स, हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे, यहां से कोई भी जो भी इक्वेशंस हम आपको बताएंगे, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को आपको रटने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं वो हमसे सवाल करते हैं कि सर बताइए कि किस तरीके से हम इन इक्वेशंस को याद करें, क्योंकि बहुत ढेर सारे इक्वेशंस हैं, इनको रटना पड़ता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम एक चीज आपको सजेस्ट करेंगे कि प्लीज अब कभी भी किसी भी रिएक्शन को रटना नहीं। ओके, उसको केवल और केवल समझना कि किस तरीके से कहां से निकल रहा है और कहां पर जाकर के वह अटैच होता है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। ओके, हमें बस डिफरेंस समझना है। अगर हम यह डिफरेंस समझ जाएंगे तो हम अपने आप समझ पाएंगे कि हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है। ओके,
तो कोई भी क्वेश्चन हमारे फ्यूचर में आएगा तो हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर ले जाएंगे इजीली। ओके, सो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमने ले लिया है, यहां पर हमने ले लिया है कि लेड को हमने क्या किया हो कि कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा दिया है। किसके साथ? कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दिया है, यानी कि CuCl2 के साथ। अब यहां भी जो CuCl2 के सोल्यूशन में जो ये कॉपर है इसको Pb के द्वारा मींस लेड के द्वारा रिप्लेस करके लेड क्लोराइड बना लेगा और कॉपर प्रेसिपिटेट के रूप में निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसको भी कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, बस एक सिंपल सा तरीका है, वो ये है कि इस Pb को हम लेकर के आएंगे CuCl2 के पास। जैसे ही लेकर के आएंगे ये रिएक्ट करेगा और इसको क्या कर देगा, कॉपर को यहां से तुरंत हटा देगा और Pb क्या हो जाएगा, सीधे Cl2 के साथ अटैच होकर के PbCl2 बना लेगा, यानी कि लेड क्लोराइड बना लेगा और कॉपर प्रेसिपिटेट के रूप में निकल जाएगा। प्रेसिपिटेट को अगर हमें समझना है तो बस हम प्रेसिपिटेट को थोड़ा सा यूं समझ सकते हैं कि ऐसा जो सॉलिड फॉर्म में हमारे टेस्ट ट्यूब में या फिर कोई भी हमने ग्लास लिया हुआ है उसमें नीचे क्या होता है, जम जाता है सॉलिड के फॉर्म में, जो बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ओके, जैसे हमने क्या किया कि सिंपल लैंग्वेज में हम यूं समझ लें, एग्जांपल के तौर पर हमने पानी लिया, पानी में अगर हमने क्या लिया, सैंड मिला हुआ है, तो सैंड या फिर सॉइल वो क्या होता है, थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर क्या होते हैं, क्लियरली हमें मिल जाते हैं। तो जो सैंड होता है या फिर जो सॉइल होता है वो जो नीचे जम गया सॉलिड फॉर्म में, वह हमारा क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। ओके, तो यहां पर जरा देखिएगा कि जो ये जिंक और लेड है, ओके, जिंक और लेड ये किस तरीके से कॉपर को रिप्लेस करता है और क्यों कर लेता है। इसका बस केवल और केवल एक रीजन है कि जो ये जिंक है और ये जो लेड है यह कॉपर से बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या करता है, कॉपर को वहां से रिप्लेस कर देता है और खुद जाकर के उसकी जगह टेकअप कर लेता है। ओके, तो क्या है कि जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, यानी कि अगर हम बात की जाए, एक क्वेश्चन अगर यहां पर आ जाए कि व्हाई कॉपर सल्फेट, व्हाई जिंक रिप्लेस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ओके, यानी कि कहा गया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को जिंक क्यों रिप्लेस कर पाता है। ओके, या फिर यूं बोल दिया जाए कॉपर क्लोराइड से लेड क्यों कॉपर को रिप्लेस करके लेड क्लोराइड बना सकता है, इसका रिएक्शन भी बताइए। तो आप यहां से ये रिएक्शंस दे सकते हैं और यह बता सकते हैं कि जो जिंक होता है वह कॉपर की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से रिप्लेस कर देता है। ओके, वही सेम लेड भी होता है, लेड भी कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है। ओके, इसलिए वह उसको रिप्लेस कर देता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, then what is double displacement reaction? The reaction in which two different atoms or group of atoms are mutually exchanged, यानी कि कहा जा रहा है कि different atoms, यानी कि two different atoms और groups of atoms are mutually exchanged, यानी कि इसको हम एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। चलिए, ज्यादा बेटर समझ में आएगा अगर हम कोई एक रिएक्शन से समझते हैं, तो बेटर समझ में आने वाला है, क्योंकि इस तरीके से हम अगर आपको समझाएंगे तो शायद हो सकता है मे बी कि आपको कुछ कम समझ में आए। ओके, तो यहां पर क्या होता है कि जो Na2SO4 है और BaCl2, यानी कि यहां पर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दो सोल्यूशन हमने लिया हुआ है। इन दोनों सोल्यूशन को आपस में हम जैसे ही रिएक्ट करवाते हैं, क्या होता है कि रिएक्ट करके यह बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बना लेता है। ओके, तो यह जो गाइस Na2SO4 है, किस तरीके से ये बनाया इसको जरा हम समझते हैं कि Na2SO4 BaCl2 के साथ। अब जरा देखते हैं, जो सोडियम है यह सोडियम यानी कि Na सोडियम होता है, यानी कि पूरा इसकी बात करें इसका नाम क्या होगा, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का जो सोडियम है वह बेरियम क्लोराइड का यानी कि BaCl2 के Ba को जाकर के खुद रिप्लेस कर देगा और यहां से क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा सोडियम।
ओके, यानी कि सोडियम क्लोराइड बना लेगा। और जो ये बेरियम क्लोराइड का Ba है वह सल्फेट के साथ अटैच होकर के BaSO4 बना लेगा। ओके, यानी कि यहां पर जो एक मेटल है यानी कि सोडियम और बेरियम वह एक दूसरे को रिप्लेस करके अलग अलग सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, यानी कि ये रिप्लेस क्या करना है, ये एक दूसरे को एक्सचेंज कर ले रहे हैं। बस सोडियम सल्फेट से यानी कि सोडियम सल्फेट से बेरियम क्या करेगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा। और जो सोडियम सल्फेट से सोडियम है वह बेरियम क्लोराइड के साथ बेरियम का स्थान लेकर के वह सोडियम क्लोराइड बना लेगा। ओके, यानी कि बस केवल और केवल यहां से जो हमारे मेटल्स हैं उसका एक्सचेंज हो रहा है, जो एलिमेंट्स है, जो एटम्स हैं, उनका एक्सचेंज हो रहा है। ओके, यानी कि बेरियम की जगह सोडियम और सोडियम की जगह बेरियम। बस एक चीज का यहां पर ख्याल रखिएगा, वैलेंसी का। तो जो वैलेंसी है सोडियम का, इधर यहां पर Na2 लिया गया है और यह इधर जाकर के Na हो गया। ओके, और इसको हम जब बैलेंस कर लेते हैं तो इधर भी 2Na है और इधर भी 2Na है। ओके, तो बैलेंस हो जाता है। इस तरीके से हम बैलेंस कर लेते हैं, जैसा एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, सो इफ यू डू नॉट वॉच दैट वीडियो सो यू हैव टू वॉच। ओके, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आपसे मैं रिकमेंड करता हूं कि वह वीडियो जाकर के जरूर देखिएगा। और प्लीज अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, आई होप कि वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरीके से होता है। यानी कि हम समझ गए कि दो डिफरेंट एटम्स होते हैं, वह एक या फिर यूं बोल दें ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक ही साथ एक्सचेंज कर लेंगे अपना पोजीशन। ओके, यानी कि सोडियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट बन जाएगा और बेरियम क्लोराइड से सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। यानी कि यहां पर बेरियम का और सोडियम का एक्सचेंज हो रहा है। ओके ओके, तो मतलब क्या है कि यहां पर जो हमारा बेरियम सल्फेट है यह एक सोल्यूशन बनाएगा और NaCl यह प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। ओके, और जो सोल्यूशन हमको मिलेगा वह मिलेगा BaSO4 का और NaCl का, हालांकि ये मिक्सचर होगा। ओके, तो जो हमने अभी प्रेसिपिटेट के बारे में बात किया हुआ था, अ व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यू टू अबव रिएक्शन, यानी कि जो ये हमने अबव रिएक्शन करा हुआ इसकी वजह से एक व्हाइट सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जो कि इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है, सोल्यूबल नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा, जैसा कि मैंने बताया वाटर मॉलिक्यूल्स में अगर हमने सैंड या सॉइल डिसॉल्व कर दिया है तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि लास्ट में जाकर के वह नीचे पेंदी में मींस बॉटम में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट के रूप में बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ओके, और एक टाइप का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होता है जहां पर हम क्या करते हैं कि रिएक्शन करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन, और वहां से प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करवाते हैं। ओके, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का प्रोड्यूस हो जाना, ठीक है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके ओके गाइस, आई होप कि आपको ये बात क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए यहां से एक रिएक्शन और कंसीडर करते हैं जहां से हमें प्रेसिपिटेट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में क्लियरली और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, यहां पर जरा देखिएगा, ये PbNO3 है होल ट्वाइस, यानी कि इसको हम लेड नाइट्रेट बोलते हैं, और हमने ले लिया क्या, Ki, जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। ओके, और ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, यानी कि इसका पोटेशियम इस NO3 होल ट्वाइस के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ करके यहां से पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगा, यानी कि KNO3 बना लेगा, और जो ये Pb है वह I के साथ मींस आयोडीन के साथ मिल करके PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड बना लेगा। यानी कि इसका लेड और इसका पोटेशियम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, यानी कि PbNO3 होल ट्वाइस से PbI2 बन जाएगा और 2Ki से क्या बन जाएगा, 2KNO3 बन जाएगा। यानी कि PbNO3 होल ट्वाइस का नाम होता है लेड नाइट्रेट और Ki पोटेशियम आयोडाइड का नाम होता है, Ki को हम पोटेशियम आयोडाइड बोलते हैं और PbI2 को हम लेड आयोडाइड बोलते हैं। ओके, जो 2KNO3 है यानी कि KNO3 मींस पोटेशियम नाइट्रेट,
पोटेशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन है। और यहां पर सबसे मेन बात ये आती है कि हमने बात किया अभी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, तो हमने जैसा कि बोला ये जो ओवरऑल रिएक्शन है ये पूरा का पूरा क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किस तरीके से है, वो इस तरीके से है कि यहां पर जो ये PbI2 बना हुआ है ये हमारा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। ओके, यानी कि नीचे जाकर के हमारा एक रेजिड्यू बच जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ओके, और इस पूरे ओवरऑल रिएक्शन को जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जहां पर बात करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन में जैसा कि यहां से नाम से पता चल रहा है रेडॉक्स, यानी कि अगर हम इस रेडॉक्स को दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं तो एक रेड होता है, दूसरा ऑक्स, यानी कि रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन है। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा हो। तो दो का दोनों रिएक्शन जब साइमल्टेनियसली होता है और फिर जो सब्सटेंस होता है उसके केमिकली ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग आती है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो गाइज यहां पर जरा बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन की रेडॉक्स रिएक्शन की। तो डेफिनेशन इज दैट द रिएक्शन इन व्हिच रिएक्टेंट्स गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर गेट्स रिड्यूस्ड, यानी कि जो एक रिएक्टेंट होता है वह ऑक्सीडाइज हो जाता है और अदर क्या होता है, रिड्यूस होता है। हमने जैसा कि बताया कि रेडॉक्स को अलग अलग करना, रेड प्लस ऑक्स, यानी कि रेडॉक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, रिडक्शन और दूसरा ऑक्सीडेशन में। ओके, यानी कि एक पार्ट क्या होता है, ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा पार्ट रिड्यूस होगा, तो इस ओवरऑल रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ओके, तो यहां पर हमने एक इक्वेशन कंसिडर कर लिया है, वह इक्वेशन यह है कि CuO प्लस H2, और इसको हम क्या करेंगे, हीट दे देंगे, तो क्या हो जाएगा कि कॉपर प्लस H2O बन जाएगा, यानी कि CuO से कॉपर निकल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो यहां पर हम बस दो चीजें समझेंगे, जैसा कि हमने जिक्र किया अभी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन यह अलग अलग रिएक्शन नहीं हो पाएंगे कभी भी। यह जो रिडक्शन रिएक्शन होता है वह रेडॉक्स रिएक्शन का हाफ रिएक्शन होता है और ऑक्सीडेशन भी हाफ रिएक्शन होता है। इसको हाफ हाफ रिएक्शन में लिख लेंगे और फिर बैलेंस कर लेंगे, इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके एक ओवरऑल रिएक्शन निकालेंगे जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ओके, जहां पर क्या होता है कि दोनों रिएक्शन एक साथ शामिल होते हैं। ओके, और यह एक ऐसा रिएक्शन है जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि किन किन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किन का रिडक्शन हो रहा है। तो ये जरा देखिए, H2, यानी कि H2 में क्या हो रहा है कि यहां H2 सिंगल था, अब क्या हो रहा है कि जैसे हमने हीट दिया, जो ये कॉपर ऑक्साइड है, यानी कि यह क्विक लाइम इसे बोलते हैं, इस क्विक लाइम का ऑक्सीजन जो है इस H2 के साथ मिल करके H2O बना लेता है, यानी कि H2 क्या गेन कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है। या यूं कहें कि जो ऑक्सीजन गेन करता है, ऑक्सीडेशन में एक डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि द एलिमेंट और एटम व्हिच गेन्स ऑक्सीजन, ओके, गेन ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन, यानी कि या तो ऑक्सीजन गेन करेगा या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। यहां पर सीधे सीधे दिख रहा है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये हो रहा है। ओके, अब बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनने का मतलब ये हुआ कि कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लूज हो रहा है, यानी कि यहां पर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है। ओके, तो यह रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, इसमें लूज हो रहा है, ठीक है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर के
कॉपर में चेंज हो जा रहा है, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के किसमें बना ले रहा है, वाटर बना ले रहा है। ओके, एक नेक्स्ट रिएक्शन और कंसिडर करते हैं, उसमें और भी क्लियर हो जाएगा मैटर कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। ओके, तो ZnO जो होता है, यानी कि इसको जिंक ऑक्साइड बोलते हैं, इस जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो जिंक और कार्बन ऑक्साइड बन जाता है। ओके, तो यहां पर जरा देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। जो कार्बन है वह जिंक का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन गेन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया यहां पर ये, यानी कि कार्बन का क्या हो जा रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, और जो जिंक है वो यहां पर रिड्यूस हो जा रहा है, यानी कि ZnO से Zn बन जा रहा है, यानी कि यह ऑक्सीजन लूज कर रहा है जिंक ऑक्साइड और जिंक बना रहा है, और कार्बन जो है वह ऑक्सीजन गेन करके कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। CO को हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। ओके, तो ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या होता है कि ऑक्सीजन गेन होता है और रिडक्शन में हमेशा ऑक्सीजन लूज करता है। अब अगर हम आगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और कुछ और रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, वहां पर हम आपको ऑक्सीडेशन का कुछ नया डेफिनेशन भी बताएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे चल करके, उसको जानना भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग जनरली जानते ये हैं कि या तो ऑक्सीजन गेन होगा या अगर हाइड्रोजन लॉस होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसी का रिवर्स कर दें अगर कि ऑक्सीजन लूज कर रहा है कोई एटम, ठीक है, या कोई सब्सटेंस या कोई सोल्यूशन, और वो हाइड्रोजन गेन कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम पूरा चेंज कर देंगे। अभी होगा कॉन्सेप्ट यही, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जो कि बहुत ही मजा आएगा इसको पढ़ने में। ओके, चलिए हम आगे बढ़ करके देखते हैं कि क्या है वो। इसके पहले हम एक और रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है, तो MnO2 ये मैंगनीज डाइऑक्साइड है, इसका हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी कि ये MnO2 जो है इसका रिएक्शन HCl के साथ करा देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, MnCl2 बन जाएगा, यानी कि मैंगनीज क्लोराइड बन जाएगा, और H2O यहां से निकल जाएगा और Cl2 गैस के फॉर्म में यहां से निकल जाएगा। ओके, यानी कि ये जो MnO2 है इसका क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है यानी कि रिडक्शन हो जा रहा है और MnCl2 बना ले रहा है, और जो हाइड्रोजन क्लोराइड है यहां से क्या हो जा रहा है कि क्लोरीन निकल जा रहा है। ओके, क्लोरीन निकल जा रहा है, यानी कि क्लोरीन का भी क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके H2 यानी कि ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा MnO2 प्लस HCl दिस गिव्स आउट MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, यह पूरा का पूरा रेडॉक्स रिएक्शन हो जा रहा है। ओके, तो चलिए हम अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है सेपरेटली। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमने भी कहा था कि एक न्यू कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे जो कि अभी जितना मैंने बताया उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ओके, और उसको हम उससे रिलेट भी कर पाएंगे। ओके, तो इसका जो डेफिनेशन हमने बनाया हुआ है वो ये है कि द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम एन आयन और ऑफ सर्टेन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। यानी कहा जा रहा है कि ऑक्सीडेशन का मतलब यह है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलेंगे, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट होगा यानी कि बढ़ेगा एटम का, या फिर क्या होगा, आयन और सर्टेन एटम्स इन मॉलिक्यूल्स में इंक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई जाकर के जुड़ जाएगा। तो जैसा कि हमने बताया ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हाइड्रोजन मींस क्या, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और ऑक्सीजन मींस ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब क्या हुआ कि उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ रही है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है, सॉरी कमी नहीं, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ही होता है कि यह एक फिक्टिशियस चार्ज होता है किसी भी एटम पर। ठीक है, हर एटम क्या करता है कि एक फिक्टिशियस चार्ज रखता है, जो वह फिक्टिशियस चार्ज कहां से आता है, उसके 100% आयनिक होने की वजह से आता है। ठीक है, अगर वह 100% आयनिक है तो वह एक आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और जब भी वह बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा कि वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा। ठीक है, उस आयनिक चार्ज की वजह से। तो जितना ज्यादा आयनिक चार्ज होगा उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसका।
ओके, तो ये होता है। चलिए यहां पर जो अभी हमने क्या किया कि जो एक रिवर्स रिएक्शन पढ़ लेते हैं, यानी कि कॉपर को ऑक्सीजन के साथ क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, यानी कि कंबशन ऑफ कॉपर। ठीक, कॉपर का कंबशन हो रहा है, यानी कि जला रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहां पर क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ओके, यानी कि Cu प्लस O2, दिस गिव्स आउट CuO। ओके, यह भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जो ये कॉपर ऑक्साइड है, इसका हाइड्रोजन के साथ, यानी कि यही कॉपर ऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं, इसका रिवर्स रिएक्शन करा दे रहे हैं। हाइड्रोजन के साथ अगर हम रिएक्शन करा देंगे और हीट कर देंगे इसको, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो कॉपर यहां से हमारा निकल जाएगा और हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर भी एक ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। यहां पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा, इलेक्ट्रॉन नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेटस का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ऑक्सीजन आकर के जुड़ा, और यहां से जो CuO है, यहां से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो गया, तो मतलब क्या हुआ, ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो यहां से एक बात निकल करके आती है कि कौन है जो ऐसा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करवाता है। तो जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है ऑक्सीडेशन करवाने में। ओके, मतलब क्या हुआ कि द सब्सटेंस दैट हैव द एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंसेस, ठीक है, कॉज देम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसके पास किसी भी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी होती है, उसे हम या तो ऑक्सीडेटिव बोलते हैं या ऑक्सीडाइजिंग बोल सकते हैं, या फिर हम उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, यानी कि वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऐसा काम करेगा कि वहां से जो एलिमेंट्स है या इलेक्ट्रॉन है उसको वहां से निकालने में मदद करेगा, हेल्प करेगा, ऐसी एबिलिटी उसके अंदर होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहां पर रेडॉक्स यानी कि रिडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो रिडक्शन मींस क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम, एनायन और ऑफ सर्टेन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकला होगा उसी का क्या कर लेगा, अनदर एटम गेन कर लेगा। ठीक है, उसका रिडक्शन हो जाएगा वहां पर, या और क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, यह भी यहां पर बोल सकते हैं, जैसा कि हमने अभी पीछे बताया। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि रिडक्शन, अभी वहां पर ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ रहा था, यहां पर रिडक्शन कराने के लिए, यानी कि किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करने की एबिलिटी किसी एक सब्सटेंस में होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करवाने का काम करता है। ठीक है, यानी कि ऐसा कारक होता है, ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का गेन होने लगता है उस रिएक्शन में। ओके, तो यानी कि द सब्सटेंस दैट हैव द एबिलिटी टू रिड्यूस अदर सब्सटेंसेस कॉज देम टू गेन इलेक्ट्रॉन्स आर सेड टू बी रिडक्टिव और रिड्यूसिंग एंड आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। ओके, तो चलिए अब यहां पर हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं, सभी रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कोरोजन के बारे में। ओके, यानी कि कोरोजन होता क्या है, कोरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स अ रिफाइंड मेटल इनटू अ मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म सच एज ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड। यानी कि जो कोरोजन होता है यह एक नेचुरल प्रोसेस होता है। अगर हम किसी भी मेटल को क्या करें कि मॉइस्चर में या फिर एयर के कांटेक्ट में, या यूं बोल दें ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रख देते हैं, तो उसके कांटेक्ट में आने से क्या होता है कि वह मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या कर लेता है, ऑक्साइड्स बना लेता है, यानी कि मेटल ऑक्साइड्स बना लेता है, या फिर सल्फाइड बना लेगा, या फिर हाइड्रोक्साइड बना लेगा। इस तरीके का वो सब्सटेंस बना लेता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, केमिकल चेंजिंग आ जाती है और उस पर थोड़ा सा ब्राउनिश कलर चढ़ जाता है। ओके, तो इस तरीके से, और यह कोई जरूरी नहीं कि मेटल्स ही हो, नॉन मेटल्स भी कोरोजन करते हैं। ठीक है, तो जैसे रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन,
यानी कि आयरन, अभी हमने बताया कि आयरन को हम क्या करेंगे कि अगर हम आयरन को मॉइस्चर में रख देते हैं या किसी ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो क्या होता है कि आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड बना लेता है, यानी कि FeO बना लेगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, यानी कि रेडिश ब्राउन कलर का उस पे जम जाता है। कभी भी किसी भी लोहे को आप पानी में रख करके देख लीजिए या फिर कहीं मॉइस्चर हो वहां पर रख दीजिए तो क्या होता है कि रेडिश ब्राउन कलर का आपको दिखाई देगा, जो कि क्या होता है, कोरोजन होता है। ओके, यानी कि केमिकल चेंज हो जाता है उसमें और वह मेटल से मेटल ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, यानी कि कोरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स अ रिफाइंड मेटल इनटू अ मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म सच एज ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड, यानी कि वह मेटल से मेटल ऑक्साइड बना लेता है जो कि और भी स्टेबल, केमिकली स्टेबल हो जाता है। ठीक है, और यहां पर एक एग्जांपल आप देख ही रहे हैं कि रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन। ठीक है, सेकंड है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, यानी कि सिल्वर होता है यानी कि चांदी होता है, चांदी को हम घर में रखते हैं, कुछ दिनों तक आप बाहर रख करके देख लीजिए पानी लगा करके तो क्या होगा कि ब्लैक कलर की कोटिंग सिल्वर पर चढ़ जाती है, जो कि कोरोजन का एक एग्जाम्पल होता है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, अब बात करते हैं रेंसिडिटी की। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि रेंसिडिटी कब होता है। रेंसिडिटी का मतलब ये है कि जब हम कोई भी स्पाइसी चीज, फूड हो गया या फिर कुछ भी, यानी कि फूड मटेरियल्स को अगर हम क्या करते हैं कि रख देते हैं और वह एयर के कांटेक्ट में आ जाता है तो फूड मटेरियल्स में फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं और कुछ स्पाइसेस होते हैं, तो इन सब की वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया और जर्म्स उस पर अटैक करते हैं और फिर क्या होता है, वह फूड स्पॉइल हो जाता है, जिसकी वजह से, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिफिकेशन। ठीक है, यानी कि उस प्रोसेस को रेंसिडिफिकेशन बोलते हैं, यानी कि वह फूड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसमें क्या होता है कि उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, यानी कि स्मेल कुछ अजीब तरीके का आने लगता है। ठीक है, और इस रेंसिडिटी से बचने के लिए हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, उस फूड में ऐड कर देते हैं। ठीक है, कुछ यहां पर हम नाम बता देते हैं एक दो जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, वह नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है। ठीक है, पहला एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी होता है, दूसरा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है वो क्या है, एथॉक्सीक्विन है। ठीक है, यानी कि ये दो हमने आपको बताया कि जो रेंसिडिटी को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। वैसे जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है वह रेंसिडिटी को कंट्रोल करने में थोड़ा सा कम कंट्रोल करता है, और लेकिन जो सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से रेंसिडिफिकेशन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, रेसिस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो पूरा का पूरा लेक्चर था, यानी कि चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, पूरा आज फिनिश हो जा रहा है। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर इस चैप्टर से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और प्लीज शेयर जरूर कर लीजिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा वीडियो। सो प्लीज फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर बने रहिए नेक्स्ट अपडेट के लिए। तब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद। ओके।